काजल की भाभी अंजलि एक गरीब घर की लड़की थी, लेकिन वो सिलाई के काम में बहुत ज्यादा माहिर थी। अंजलि किसी भी तरीके का डिजाइनर कपड़ा अपने हाथों से ही सील लिया करती थी, पर काजल हमेशा से ही अपनी भाभी को उसकी गरीबी की वजह से नापसंद किया करती थी। ऐसे ही एक सुबह अंजलि की सास सुधा अंजलि को एक लड़के की फोटो दिखाते हुए बोलती है, ये देख बहू, तेरी नंद के लिए एक लड़के का रिश्ता आया है। लड़का तो बहुत सुंदर है माँ जी, आपने दीदी को दिखाया? बस अब उसे ही दिखाना है, अगर वो हाँ कर देगी तो बात आगे चलाएंगे। मुझे लगता है कि दीदी को पसंद आ जाएगा, उनकी पसंद के मुताबिक लड़का बहुत अच्छा लग रहा है माँ जी। अंजलि और सुधा बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर काजल भी आ जाती है और सुधा काजल को उस लड़के की फोटो दिखाती है। काजल उस लड़के की फोटो को देखकर हाँ बोल देती है और दोनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। अगले दिन लड़के वाले घर आकर अंजलि का रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक दिन अंजलि सुधा से बोलती है, माँ जी, हमें पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए, फिर शादी की तैयारी भी तो शुरू करनी है। सही कह रही हो बहू, तैयारी भी करनी है और कपड़े भी तो सिलने हैं। अरे सारे कपड़े तो मैं ही सिल दूंगी, घर पर ही दीदी की साड़ियों के एक एक ब्लाउज सील कर दूंगी मैं। दोनों सास बहू ये सब बोल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर काजल आ जाती है और बोलती है, आपको मेरे ब्लाउज सिलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने सारे ब्लाउज किसी अच्छे फैंसी टेलर से सिलवाऊंगी। पर दीदी, आप जैसा कहेंगी ना मैं वैसा ही सिल दूंगी, फिर आप बाहर टेलर को पैसे भी क्यों दे रही हो? मैं हूँ तो टेलर। आप जैसे सस्ते गरीब टेलर नहीं चाहिए मुझे, और ना ही वो आंटी टाइप ब्लाउज पहनूंगी। मुझे सुंदर सुंदर शिल्पा शेट्टी जैसे ब्लाउज चाहिए। दीदी, आप शिल्पा शेट्टी, रानी मुखर्जी, उर्मिला मातोंडकर जिसका कहोगे वैसा ब्लाउज बना दूंगी। बस बस, मैंने कह दिया ना कि मुझे आपसे नहीं सिलवाना है कुछ भी, तो मतलब बस नहीं सिलवाना है। अरे काजल, एक तो तेरी भाभी तेरी मदद कर रही है, ऊपर से तू उन्हीं को गुस्सा करके दिखा रही है, तो क्या उनकी आरती उतारूं? अरे इन्हें क्या पता कि फैशन क्या होता है, कभी 500 से ऊपर की कोई साड़ी पहनी भी है इन्होंने। माँ जी, रहने दीजिए ना, अगर दीदी नहीं चाहती कि मैं उनके ब्लाउज सिलूं तो कोई बात नहीं, बाहर से सिलवा लेंगी। चलो, गरीब है पर दिमाग वाली है, इतना ही बहुत है। इतना बोलकर काजल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अंजलि लड़के वालों से बात करने के बाद पंडित जी से बात करती है और काजल की शादी का मुहूर्त निकलवाती है। ठीक 1 महीने के बाद की तारीख पर काजल की शादी का मुहूर्त निकल जाता है। घर में सारी तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगती है। काजल अपने लिए सुंदर सुंदर ऑनलाइन ब्राइडल लहंगे देखने लगती है और ऐसे ही काजल एक बड़े ही सुंदर लहंगे की फोटो अपने फोन में अपनी माँ को दिखाते हुए बोलती है, माँ, ये लहंगा देखो ना, मुझे तो ऐसा ही लहंगा चाहिए अपनी शादी में पहनने के लिए। ठीक है बेटा, तुझे जैसा लहंगा लेना है वैसा ही ले लेना। परसों चलेंगे मैं, तेरी भाभी और तू शॉपिंग के लिए। माँ, उन्हें ले जाने की क्या जरूरत है, उन्हें जो ला देंगे वही पहन लेंगी ना। काजल, भाभी है वो तेरी, कितनी बार मैंने कहा है उनके साथ ऐसी बात मत किया कर। पता नहीं माँ, आपको किसने सजेशन दिया था उस गरीब को मेरी भाभी बनाने का? बेटा, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, और काजल दिल की भली और संस्कारी लड़की है, यही उसकी सबसे बड़ी अमीरी है। खैर, मुझे क्या लेना देना, वैसे भी 1 महीने बाद तो मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, आप ही रहना अपनी गरीब बहू के साथ। इतना कहकर काजल वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बाद सुधा, काजल और अंजलि तीनों काजल की शादी का जोड़ा खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। काजल कई बड़े छोटे और बहुत ही महंगी दुकानों में जाती है, लेकिन उसे अपनी पसंद का ब्राइडल लहंगा कहीं नहीं मिलता। थक हार कर सुधा उसे एक बहुत बड़े से शोरूम में ले जाती है, जहां काजल अपने फोन पर अपनी पसंद के लहंगे का डिजाइन दिखाते हुए दुकानदार से बोलती है, देखो भैया, मुझे ठीक ऐसा ही लहंगा चाहिए, कलर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चल जाएगा, पर डिजाइन और क्वालिटी प्रॉपर यही चाहिए। मैडम जी, ये मिलना तो मुश्किल है, हम ऑनलाइन वाले तो कुछ भी बना देते हैं, जो मार्केट में आता है हम तो वही दिखा सकते हैं। अरे ये भी तो ट्रेंडिंग है, तभी तो आया ना फैशन में,
और इतनी बड़ी दुकान होने का क्या फायदा अगर आप ऐसा ट्रेंडिंग ब्राइडल लहंगा नहीं रखते तो? देखिए मैडम जी, हमारे पास जो है हमने आपको दिखा दिया। अब आपको इनमें से कुछ पसंद है तो बता दीजिए, वरना कोई बात नहीं। अरे क्यों पड़ी है इस लहंगे के पीछे? ये इतनी सुंदर सुंदर लहंगे हैं, इनमें से कोई लहंगा ले लेना। ये लाल वाला देख कितना अच्छा है, वो देख गुलाबी वाला उससे भी अच्छा। माँ, एक ही बार तो होती है शादी जिंदगी में, उसमें भी अपनी पसंद का लहंगा नहीं लिया तो फिर क्या किया? मुझे चाहिए तो ऐसा ही लहंगा चाहिए। ऐसे ही काजल और भी कई लहंगे देखती है, लेकिन उसे अपनी पसंद का लहंगा मिलता ही नहीं। सारा दिन घूमने के बाद तीनों सास बहू और बेटी घर आ जाती है और सुधा बोलती है, सारा दिन खर्च कर दिया, लेकिन तुझे तेरी पसंद का लहंगा नहीं मिला, तो अब क्या तू सूट में ही शादी करेगी? मुझे नहीं पता, मुझे बस वही लहंगा चाहिए, वरना शादी की डेट आप आगे कर दो। जब तक मुझे लहंगा नहीं मिल जाता मैं नहीं करूंगी शादी। दीदी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कहूँ? आपकी बातें अच्छी लगने वाली तो होती नहीं है, पर बोलो क्या बोलना है आपको? आपकी शादी का लहंगा मैं सिल दूं दीदी, आप जैसा चाहती है मैं वैसा ही लहंगा बना दूंगी आपके लिए। भांग पीकर आई हो क्या भाभी? कैसी बातें कर रही हो? अरे बिल्कुल सच कह रही हूँ, आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही लहंगा बनाकर दूंगी आपको। लहंगा बनाना है भाभी, किसी गुड़िया के कपड़े नहीं। दीदी, मैं भी तो आपके शादी के जोड़े की ही बात कर रही हूँ। जैसा लहंगा आप हर दुकान पर जाकर अपने फोन में दिखा रही थी, मैं आपको ठीक वैसा ही लहंगा सील दूंगी। देखो भाभी, मेरा पहले से ही बहुत दिमाग खराब हो रखा है, आप ऐसी बातें करके ना मेरा और दिमाग मत खराब करो। आपके बस की नहीं है ऐसा लहंगा सीलना। आप एक बार मेरा भरोसा तो करके देखिए दीदी। अरे, जब तेरी भाभी इतना बोल रही है तो एक मौका देकर देख ले। अगर नहीं पसंद आया तुझे लहंगा तो फिर तुझे जो करना है वही करना। मैं आपको आपकी शादी से पहले ही आपकी पसंद की शादी का लहंगा सील कर दूंगी। अंजलि और सुधा के बार बार कहने पर आखिरकार काजल अपनी गरीब भाभी से अपनी शादी का लहंगा सिलवाने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन अंजलि बाजार जाती है और काजल के पसंदीदा लहंगे को बनाने के लिए कपड़ा और जरूरत का सारा सामान लेकर आती है। अब शादी की तैयारी के बीच जैसे तैसे रातों को जाग जाग कर अंजलि अपनी नंद का लहंगा सीलने की तैयारी में लग जाती है। शादी में बस 15 दिन का समय होता है और अभी तक बस लहंगे की कटाई ही हो पाई थी। ये देखकर काजल अपनी भाभी से बोलती है, मुझे पता था कि आप जैसी गरीब टेलर से कुछ नहीं होगा। अरे, अभी तक तो आपने बस लहंगे की कटाई ही की है, इसकी सिलाई कब होगी? आप चिंता मत करो दीदी, मुझे लहंगे के साथ साथ घर के और भी बहुत काम करने होते हैं ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। मुझे तो लगता है कि मुझे शादी वाले दिन ही कोई नई ड्रेस देखनी पड़ेगी। अपनी पसंद का लहंगा तो मैं पहले ही नहीं पहन पाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दीदी, आप अपने 7 फेरे पर अपने पसंद के लहंगे में होंगी। हाँ, दिख ही रहा है वो तो आपकी मेहनत को देखकर। एक काम करना ना, ये कटे हुए पीस को ही मुझे पहना देना, फेविकॉल से चिपका के। इतना कहकर काजल गुस्से में दम दमाती हुई वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और आखिर शादी का दिन आ ही जाता है, लेकिन अभी तक अंजलि ने उसकी शादी का लहंगा नहीं सीला था। गुस्से में काजल घर से एक ही ड्रेस उठाकर तैयार होने के लिए पार्लर जा रही होती है कि तभी अंजलि और सुधा उसके कमरे में आते हैं और अंजलि बोलती है, ये कपड़े आप कहाँ लेकर जा रही हैं दीदी? मैंने आपका लहंगा सील दिया है, ये देखिए। इतना कहकर अंजलि अपने हाथों से सीला हुआ लहंगा काजल को दिखाती है। अपनी शादी के लहंगे को देखकर काजल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो हूबहू वैसा ही लहंगा था जैसा काजल हर दुकान पर जाकर ढूंढ रही थी। उस लहंगे को देखते ही काजल बोलती है, भाभी, ये सच में आपने बनाया है? हाँ हाँ, मैंने ही बनाया है, क्या हो गया? मुझे यकीन नहीं होता कि आपके जैसी गरीब घर की लड़की इतना डिजाइनर लहंगा कैसे बना सकती है। दीदी, डिजाइनर कपड़ा बनाने के लिए अमीरी या गरीबी नहीं, बल्कि दिमाग और कला की जरूरत होती है, जो मेरे पास दोनों है। मैं कहती थी ना, मेरी बहू सबसे ज्यादा गुणी और संस्कारी है। अब तो तुझे यकीन हो गया ना कि काजल तेरी भाभी कितनी अच्छी है। सच में माँ,
मैं तो भाभी की सारी चीजों को उनकी गरीबी से ही जोड़ दिया करती थी, लेकिन भाभी तो सच में कला का भंडार है। अब बातें करने में वक्त मत गवाओ, जल्दी से पार्लर जाओ और तैयार होकर आओ। यूं ही काजल अपनी गरीब भाभी के हाथों से सिला हुआ अपनी शादी का लहंगा लेकर पार्लर पहुंचती है और वहां जाकर रेडी होती है, जिसके बाद शादी के मंडप में उसे ले जाया जाता है। तो पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी पसंद का लहंगा पहनकर काजल की शादी हो जाती है और शादी के साथ साथ काजल के अपने भाभी के साथ रिश्ते भी बहुत सुधर जाते हैं। पूजा एक बहुत ही बड़े घर की बेटी थी। पूजा के पिता मोहन ने उसे काफी नाजों से पाला था। एक दिन पूजा अपने पिता से नाराज थी, इसलिए शाम को मोहन ऑफिस से आने के बाद पूजा के कमरे में जाता है। अरे क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी को, अब भी नाराज हो क्या? मुझे आपसे बात नहीं करनी है पिताजी। आपको हमेशा अपने काम की ही पड़ी रहती है, कभी मैं तो दिखाई ही नहीं देती आपको। अब क्या हुआ, अब यहाँ क्यों आए हो? अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, तू तो मेरा समझदार बच्चा है ना। अगर तू ऐसी बातें करेगी तो मुझे कौन समझेगा। अरे मैं मना नहीं करना चाहता हूँ। पिताजी अब ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें मत करो, आप हमेशा ही ऐसे करते हो। पहले पूरे प्लान पर पानी डाल देते हो और बाद में आकर मुझे मनाने लग जाते हो, लेकिन आज मैं नहीं मानने वाली हूँ। सॉरी बेटा, आज मैं बाहर डिनर पर तुझे ले चलता हूँ। पापा के साथ डिनर पे जाएगी ना? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको पता था मैं कब से हमारी ये ट्रिप प्लान कर रही थी। मेरा बहुत मन था जयपुर जाने का, सब कुछ हो चुका था, आज हमें निकलना भी था, तो आपको काम याद आ गया। अब मुझे मनाने से कोई फायदा नहीं है, ना मैं मानने वाली हूँ और ना ही आपसे बात करने वाली हूँ। तो आप जैसे यहाँ आए थे वैसे ही चले जाओ, मुझे अपने कमरे में ही रहना है अब। बेटा आज मैंने तुझे जरूर मना किया था, लेकिन इसलिए मना किया था ताकि ऑफिस का काम मैं किसी और को सौंप दूं, उसके बाद तेरे साथ समय बिता पाऊं, ताकि बीच में कोई फोन करके डिस्टर्ब ना करे। मुझे पता है पिताजी, आप अभी भी कोई ना कोई झूठ बोल रहे हो। आपको मेरे साथ जाना ही नहीं था, तभी आपने मुझे पहले हाँ किया और बाद में मना कर दिया। तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है। कल सुबह हम जाएंगे और वहाँ रहना, खाना पीना सब कुछ देख लिया है मैंने, और आज तो मैंने तुम्हारे लिए शॉपिंग भी की है। अब अगर ऐसे ही गुस्सा रहोगी तो ट्रिप पे जाना कैंसिल करना पड़ सकता है। पिताजी आप सच कह रहे हैं क्या? आप मुझे कल जयपुर लेकर जा रहे हो? हाँ मेरी गुड़िया, हम कल जाएंगे जयपुर और जरूर जाएंगे। मुझे पता है कि तेरा बहुत मन था जयपुर जाने का, लेकिन मैं कैंसिल कर चुका था, इसलिए तुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने सारा प्लान खुद बना लिया। ओ पिताजी, आप सच में बेस्ट हो। मैं ही पागल थी जो आप पर गुस्सा कर रही थी। आप शॉपिंग भी करके आए हो ना? वो सब सामान कहाँ रखा है पिताजी? वो तो बाहर हॉल में रखा हुआ है। अच्छा बेटा, आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है अमेरिका के क्लाइंट के साथ, तो तू ना मुझे डिस्टर्ब मत करियो, जो काम हो बाद में बोलियो। ओके पिताजी, आपने इतना सब सोचा है मेरे लिए, और अब भी मैं आपको परेशान थोड़ी कर सकती हूँ। एक काम करते हैं, पहले हम साथ में खाना खाएंगे और फिर आप अपनी मीटिंग कर लेना, मैं पैकिंग कर लूंगी। पूजा बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार जयपुर जा रही थी। पूजा सारी पैकिंग कर लेती है और अगली सुबह ही पूजा अपने पिता के साथ जयपुर के लिए निकल पड़ती है। काफी घंटे बाद वो लोग जयपुर पहुंच जाते हैं। मोहन एक काफी शानदार होटल में कमरे लेता है। पूजा और उसके पिता दोनों ही आराम करते हैं और आराम करने के बाद पूजा नहा धोकर तैयार हो जाती है और अकेली ही होटल से बाहर निकलती है। यहाँ पर तो हवा में भी कितनी अलग ही जादू है। इतने दिनों से मैं यहाँ आने का प्लान बना रही थी, लेकिन बार बार कैंसिल हो रहे थे। अब आ ही गई हूँ तो एक काम करती हूँ, पिताजी जब तक सो रहे हैं तब तक मैं आसपास में ही थोड़ा घूम लेती हूँ। जब पिताजी उठ जाएंगे तो हम और भी जगह घूमने चलेंगे। पूजा आसपास की जगह में जाती है। थोड़ी दूर में पूजा को एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है और झोपड़ी के बाहर ही
एक संजय नाम का लड़का राजस्थानी कपड़े बेच रहा था। अरे ये कपड़े कैसे दिए? 400 रुपए का है मैडम जी, आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। अभी तो फिलहाल मुझे बहुत प्यास लग रही है, यहाँ काफी गर्मी भी है। मुझे एक गिलास पानी मिलेगा क्या? अरे बिल्कुल मैडम जी, आप तो हमारे जयपुर में मेहमान हो। यहाँ काफी धूप लग रही है, आप चलिए मेरी झोपड़ी में, आराम से बैठकर पानी पी लीजिए। संजय पूजा को अपनी झोपड़ी में लेकर जाता है और उसे मटके से निकालकर पानी और गुड़ देता है। ये सब पूजा को काफी अच्छा लगता है। मुझे ना ऐसे मटके बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आता ही नहीं है। बस मैडम जी, इतनी सी बात। मेरी झोपड़ी के उस तरफ मेरी माँ मटके बनाती है। अगर आप वहाँ चल के मटके बनाना सीखना चाहती हैं तो चल सकती हैं। सच में? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा मैडम जी, आपका मन है तो आप चल सकती हैं। पूजा संजय के साथ चली जाती है, काफी मजे भी करती है। अगले दिन पूजा अपने पिता के साथ जयपुर घूमने के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे संजय दिखाई देता है। अरे मैडम जी, आज फिर आपका मन मटका बनाने का है? अरे पूजा बेटा, ये कौन है और ये तुम्हें जानता कैसे है? हाँ सर जी, ये मैडम कल मेरी झोपड़ी में आई थी, इन्हें बहुत प्यास लग रही थी तो मैंने इन्हें पानी पिलाया और फिर इन्होंने मिट्टी के मटके भी बनाए। मैंने पहली बार किसी को इतना खुश होते देखा। पिताजी, जब आप कल सो रहे थे तो मैं आसपास में ही घूमने लग गई। फिर मैं संजय जी से मिली, काफी अच्छे थे। ये पराये शहर में बिल्कुल भी परायापन नहीं लगा। मुझे जो मन किया इन्होंने करवाया। अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश हूँ। अच्छा बेटा, तुम ये बताओ, क्या तुम किसी को जानते हो जो हमें शहर घुमा सके? किसी और को क्यों? अरे सर जी, मैं हूँ ना, मैं पूरा शहर अच्छे जानता हूँ, मैं ही घुमा दूंगा। लेकिन तुम्हें तो और भी काम होंगे ना। तो ये समझ लीजिए कि आज से मेरा यही काम कि अब आपको मैं जयपुर घुमाऊं। संजय मोहन और पूजा को जयपुर घुमाने लगता है। पूजा संजय के खुले दिल को देखकर और सबकी मदद करने वाले अंदाज पर अपना दिल दे बैठती है। कुछ ही दिनों में पूजा को संजय से प्यार हो जाता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मोहन और संजय बैठे हुए थे, तभी मोहन कहता है, अरे बेटा, तुमने हमारे बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अरे शादी हुई है क्या? मुझे तो लगता है तुम्हारी पत्नी बहुत खुश रहती होगी। कहाँ सर जी, अभी तक तो कुंवारा ही हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी को बहुत खुश रखूंगा। खुद से ज्यादा उसकी इज्जत करूंगा। आज के समय में लोग पत्नी को दबाते हैं, लेकिन मेरा मानना है मैं भले झोपड़ी में रहता हूँ, भले थोड़ा बहुत खाता हूँ, लेकिन अपनी बीवी को मैं महलों का सुख दूंगा। वाह बेटा, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है। ऐसी सोच सबकी नहीं होती। ये तो आजकल के लोग खुद से किसी को ऊपर रखते ही नहीं, इसलिए सोच भी नहीं पाते। और मेरे लिए तो मेरी वो सब कुछ होगी। आप ही बताइए सर, जो लड़की सबको छोड़ के मेरे लिए आएगी, मैं उसकी इज्जत तो करूंगा ही। संजय की बातें मोहन के दिल को छू जाती है। कुछ ही दिनों बाद जयपुर में ही उमा नाम की औरत मोहन से मिलने होटल में जाती है। होटल के कमरे में ही पूजा और संजय बैठे भी होते हैं। उमा को देखकर मोहन घबरा जाता है और बोलता है, अरे बहन जी, आप यहाँ, आपने कुछ बताया नहीं कि आप आने वाली हैं। भाई साहब, अब आप इस बात को और मत टालो। हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि आपकी बेटी हमारे घर बहू बन के आएगी। आपने तो हाँ कर दी, लेकिन अब तक बात आगे ही नहीं बढ़ी है। अरे बहन जी, मेरी तरफ से तो पक्का ही है। मुझे पता है कि आप मेरी बेटी को अपनी बेटी बना के रखोगी, लेकिन मुझे भी तो अपनी बेटी से पूछना होगा ना। उसकी मर्जी जाने बिना उसकी शादी नहीं कर सकता मैं। पहली बात तो ये है कि आपकी बेटी मेरी ही बहू बनेगी, और दूसरी बात, आपको अपनी बेटी से पूछने की जरूरत ही क्या है? लड़की ही तो है, आप जहाँ कहोगे वो वहाँ ही शादी कर लेगी। और हमारे घर में बहू बेटी की जुबान भी नहीं खुलती। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? पिताजी, इससे पहले आप कुछ कहें, मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे संजय जी बहुत पसंद है और मैं उनसे ही शादी करना चाहती हूँ। हाय हाय, कैसी बच्चरन लड़की है। तभी मना कर रहे थे आप शादी के लिए। ऐसी लड़की का तो मुंह तोड़ देना चाहिए, चप्पल से मारना चाहिए, चप्पल से। बस कीजिए आप मेरी मैडम के बारे में कुछ नहीं बोल सकती हैं। बहन जी, मुझे लगा था मेरी बेटी आपके घर की बहू बनेगी तो आप उसकी इज्जत करोगी, उसका सम्मान करोगी, लेकिन आप तो एक बेटी नहीं, एक नौकरानी चाहती थी।
और आज मैं अपनी बेटी की बात मानकर उसकी शादी एक झोपड़ी वाले ससुराल में कराऊंगा। उसके बाद मेरा दामाद मेरी बेटी को झोपड़ी वाले घर में बहुत खुशियाँ देगा, देख लीजिएगा आप। मोहन संजय और पूजा की शादी करवा देता है, जिसके बाद पूजा अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।